हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम SO2 के बाद में आगे का वेस्पर थ्योरी का करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल है, सबको बहुत कॉमन मॉलिक्यूल है, सबको पता है मीथेन के बारे में। तो ये CH4 है भाई। तो CH4 जो है, अब वो कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा, तो यही चीजें सर देखने वाले हैं। हाँ बेटा। सर राज सर ने ना हमें पोलराइजेशन तक ही मतलब बताया था और उसके बाद वो यस सर। वेस्पर थ्योरी शुरू करने वाले थे, तो उन्होंने करी नहीं थी अभी तक। कौन सी थ्योरी? वेस्पर थ्योरी अभी शुरू करनी थी, उन्होंने अभी करी नहीं थी, ठीक है पोलराइजेशन बेटा, तक ही मैंने बताया था। ओके ओके ओके, मैंने कल वेस्पर थ्योरी करवाई थी, पर अगर आपको दोबारा से स्टार्ट करनी है, हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नो वरी। कल हमने ओके सर, चार थैंक यू। डायग्राम कर लिए थे। ठीक है, तो दोबारा से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। नो वरी अबाउट दिस। तो देखिए भाई, वेस्पर थ्योरी क्या होती है? क्या रही? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का फुल नेम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैसे पर स्पेल ऐसे लिखते हैं, वैसे पर। क्लियर है बेटा सभी को? ये ध्यान रख लीजिएगा। एक चीज बता देता हूँ, यस सर। वेस्पर थ्योरी और VBT थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन तीनों एक ही बात है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हल्का हल्का फर्क है। तो जो वेस्पर थ्योरी में डायग्राम आएंगे सेम आएंगे VBT थ्योरी के अंदर। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होगा? सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन एक अलग से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें एक टर्म अलग से इंट्रोड्यूस हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो आप लोग इन स्ट्रक्चर्स को, जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर रिपीट होने वाले हैं। क्लियर है ना बेटा सबको? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यस जरा। सर। तो वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। इसमें दो ही पॉइंट हैं जो याद रखने वाले हैं। पहला पॉइंट, लोन पेयर। लोन पेयर LP का मतलब लोन पेयर है। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होती है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दो एटम्स के बीच में, या दो एटम जो या मॉलिक्यूल या आयन जो जुड़े हुए हैं आपस में, उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस, एक दूसरे से दूर रहेंगे, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन से जुड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो अगर वो रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम रिपल्शन होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा दूर रहेंगे दो भाई, अगर एक दूसरे से दूर रहेंगे तो मिनिमम एक दूसरे से लड़ाइयां होंगी। रिपल्शन का मतलब लड़ाई, आप कह सकते हैं, सोच सकते हैं थोड़ा इसके लिए। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो दोनों भाइयों की भाईचारा बना रहेगा। यही काम है वेस्पर थ्योरी का। वैलेंस शेल होती है लास्ट वाली शेल, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर। लास्ट शेल ही क्या करती है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। उसी के इलेक्ट्रॉन हैं जो पेयर में होते हैं, वही क्या करते हैं? वो ही केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और वही किसी चीज का स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यस, क्लियर है बेटा ये बात? सबको समझ में आ गई? यस दो सर। पॉइंट्स हैं जस्ट। अब मुझे एक चीज बताइए, जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं लगाई थी, नो वरी, तो उसके अंदर मैंने लोन पेयर क्या होते हैं वो समझाया था। लोन पेयर सबको पता है, निकालने आते हैं सबको? लोन पेयर फाइंड आउट करने आते हैं? नो सर। नहीं सर, नहीं आते? चलो ठीक है, तो नो लोन सर। पेयर सबसे पहले, ठीक है ठीक है, लोन पेयर निकालना सीखते हैं। ठीक है, वो आपको आना चाहिए भी, लोन पेयर फाइंड आउट करना। तो देखिए जरा, मैं इसको शुरू से ही शुरू कर देता हूँ। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने कर लिए होंगे ना, ये करवा दिया होगा राज सर ने, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। यस सर, ये तो हो गया था। हाँ ये हो गया था। मैं इसको अब दूसरे तरीके से करवाने वाला हूँ, मतलब ये स्ट्रक्चर यही रहेगा, बट इसके अंदर हम बस लोन पेयर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो लोन पेयर कैसे निकाला जाता है, कैसे फाउंड आउट करते हैं, बस वही सीखने वाले हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी आंखों के सामने लिखी हुई है। ठीक है, यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की। अब बात करते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। लास्ट शेल ढूंढिए कौन सी है? 1s2 2s2 2p6, ये तो है सेकेंड लास्ट शेल, मतलब, और फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल इज द लास्ट शेल। सबको पता है ना, जो सबसे बड़ा यस सर। नंबर होता है वही लास्ट शेल होती है। यहाँ तीसरा नंबर सबसे बड़ा, तो तीसरी शेल लास्ट शेल है। इसमें नंबर, इसी को बोलते हैं वैलेंस शेल। लास्ट शेल होती है वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल कौन सी है? थर्ड है। थर्ड शेल हमारे पास वैलेंस शेल है। यही वो शेल होती है जो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करती है बॉन्डिंग में, लास्ट शेल करेगी। अब लास्ट शेल में S ब्लॉक भी आ गया, P ब्लॉक भी आ गया, S वाले इलेक्ट्रॉन भी आ गए, P वाले भी आ गए। हमेशा हमेशा दोनों में दोनों काम करते हैं। मतलब S और P ब्लॉक में S और P शेल है जो लास्ट में होगी, जिसका नंबर लास्ट होगा, लेकिन दोनों होंगे, S और P दोनों होने वाले हैं उसमें। ठीक है, D भी हो सकता है,
याद रख लेना, ठीक है। वो आगे बात करेंगे कैसे डी आ जाएगा। तो जो भी लास्ट शेल है उसमें जितने भी सब शेल हैं और जितने भी ऑर्बिटल हैं सारे आपको एक्सपेंड करके दिखाने होते हैं, एक्सपेंड करके। यहाँ लास्ट शेल है हमारे पास थर्ड, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं लास्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल या वैलेंस शेल बोलते हैं इसे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, और ये सभी सात इलेक्ट्रॉन है। यस, क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7, ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब यही मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा बॉन्डिंग को कोई भी एटम अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ ये 7 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं। ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। तो ये जो 7 नंबर है, अब अगर ऐसा होता है, वैलेंसी बता देता हूं, वैलेंसी 8 में से माइनस करके निकलती है अगर वो नंबर 4 से ज्यादा है। तो अगर 4 तक नंबर है तो वैलेंसी वही रहेगी। 1 है लास्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी 2, 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी 3, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी 4। 4 से ज्यादा है अगर इलेक्ट्रॉन तो 8 में से माइनस कर दीजिए, वैलेंसी आ जाएगी। यस नितेश बेटा बोलिए। सर एलपी क्या होता है? लोन पेयर, लोन पेयर्स। सर ये होता क्या है? मैं बताता हूँ बेटा, सर वही होता क्या बताऊंगा। है? हाँ बताऊंगा, ओके रुकिए, सर। ठीक है। नितेश बेटा आपको मेरी आवाज बाकियों को कट कट के आ रही है क्या आवाज? नो सर आज ये क्लियर आ चीकू रही ने है पूछा, आपकी आवाज। चीकू बेटा शायद आपका नेटवर्क इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, मेरी तरफ से क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं। 8 में से अगर वो नंबर 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस कर दो। तो 4 से ज्यादा है ये नंबर, 7 है तो 8 में से माइनस कर दिया, वैलेंसी आ गई 1। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7। बॉन्ड कौन बनाएगा? जो वैलेंसी होती है वही बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड कौन बनाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। थे टोटल 7 बनाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब बाकी कितने बच गए? 7 में से 1 को माइनस कर दो, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो नहीं बनाएंगे, लेकिन क्योंकि ये पेयर में रहते हैं इसलिए अगर इनका पेयर बनाना चाहे तो 2-2 का पेयर बन जाएगा। तो ये क्या हो गए? पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी पेयर में बैठे हैं वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ये 3 पेयर में इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, किसके अंदर? क्लोरीन के अंदर। 3 पेयर्स में 6 इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ये 3 पेयर बनाते हैं, और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं। कैसे? इनको बोलते हैं लोन पेयर। जैसा मैंने बोला था कि वेस्पर थ्योरी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे उसको दोबारा से, कि वेस्पर थ्योरी में लोन पेयर अफेक्ट करता है बॉन्ड पेयर को और फिर वो स्ट्रक्चर बनता है। तो ये स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। 3 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो लोन पेयर होंगे या फिर वो बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बना लेंगे तो भी पेयर बन जाएंगे। तो सभी एटम ये चाहते हैं कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में रहें। अकेले हैं मतलब किसी से बॉन्ड नहीं बना रहे तो भी पेयर में रहें, और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी से बॉन्ड बना ले। बस ये चाहते हैं सभी, और इसी की वजह से सारी रिएक्शनें होती हैं, सब उल्टा पुल्टा काम होता है। अगर ये वजह ना होती तो हमें केमिस्ट्री इतना डिटेल में पढ़नी ही ना पड़ती। आसान काम, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए HCl का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 निकलेगी, इसी तरीके से निकालिए। 1s में 1 होता है, बात ही खत्म। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी। लास्ट शेल कौन सी है? लास्ट शेल पहली है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं लास्ट शेल में? एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1, उसका एक वैलेंसी का मतलब जितने भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब हमें एटम में दिखाने पड़ते हैं। तो देखो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 दिखा रहा है, वैलेंसी भी 1 ही है। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 होते हैं क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा। बाकी कितने बचे? 6, वो आपको दिखाने पड़ेंगे। और ये है लोन पेयर। ये जो ये गोले बना दिए ये इनके ऑर्बिटल है, ठीक है। आप इनको ऐसे दिखा सकते हो या फिर लोन पेयर को ऐसे भी दिखाते हैं, सिर्फ एक ऐसे डंडा लगा दीजिए इनके साथ, या फिर इनको ऐसे भी दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं, क्लोरीन यहाँ पर। हाँ बेटा, ऐसे भी दिखाते हैं लोन पेयर को, ऐसे भी दिखा सकते हो, बिना गोले के भी दिखा सकते हो, ऐसे जैसे मैंने आप दिखा रखा है। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। कैसे भी दिखा लो, दैट्स योर चॉइस। यस बेटा। सर अगर हम बिना डंडे या बिना गोले के दिखाएं तो वो लोन पेयर नहीं होंगे ना? होंगे, क्यों नहीं होंगे, दिखा सकते हैं।
कोई बात नहीं है, तो फिर से बिना दिखाए सही होगा ना वो हमारा, जैसे कभी तो भूल सही गए होगा, बाय लेकिन चांस। आपको, हाँ बिल्कुल, मैं तभी तो बोल रहा हूँ तीनों तरीकों से आप सिर्फ ऐसे पॉइंट दिखा सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स। और एक ने बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इनका। लेकिन बाकी क्या है, बाकी के ये 3 लोन पेयर्स हैं। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, तीनों को अलग अलग पेयर में, या फिर इनके ऊपर ऐसा ऑर्बिटल टाइप में बना दो, या फिर इनके ऊपर सीधी ये इस तरह का हाइफन ओके बना सर। दो, कैसे भी दिखा सकते हो, चॉइस इज योर, हर तरह से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, जब हम मैकेनिज्म करेंगे ऑर्गेनिक में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट लोन पेयर फाइंड आउट करने आने चाहिए। तो क्लोरीन का लोन पेयर आपको फाइंड आउट करना आ गया, अब है ना। अब ध्यान दे लेना, क्लोरीन का यस लोन सर। पेयर। अब आप क्या करने वाले हो, ये लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो, और लास्ट शेल वाला, वैलेंस शेल वाला, वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ 1 से 20 तक ही एप्लीकेबल होता है, 1 to 20 एलिमेंट, इसके बाद में एप्लीकेबल नहीं होता। तो 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का, सभी का आपको, सभी एलिमेंट्स का क्या करना है, सबके इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर निकालने हैं। क्लियर है, खुद नोटबुक और पेन से। कैसे, यस लास्ट सर। शेल लिखिए, वैलेंस शेल लिखिए, और कीजिए, अगर वो नंबर 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस कीजिए, जो भी उतने बनेंगे बॉन्ड, उतनी बनेगी वैलेंसी, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उनको पेयर में कीजिएगा। टोटल जैसे क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल में, तो एक ने बना लिया बॉन्ड, वो होगी वैलेंसी, 8 में से माइनस करने पर आएगी वैलेंसी, और बाकी के इलेक्ट्रॉन जो बचे, 7 टोटल थे, एक बॉन्ड बना रहा है तो 6 बच गए, 6 का पेयर करेंगे तो 3 पेयर बनेंगे, तो दैट इज लोन पेयर। तो क्लोरीन में 3 लोन पेयर, पूरी क्लोरीन फैमिली में 3 लोन पेयर होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बायोडीन, एस्टेटाइन, सब में 3 लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करो, पूरी ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, है ना, यही आएगा, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन पूरी फैमिली के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के पास 2 लोन पेयर, फ्लोरीन फैमिली के पास 3 लोन पेयर, नाइट्रोजन फैमिली के पास 1 लोन पेयर। ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी Sb और Bi, बिस्मथ, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के पास 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2, और फ्लोरीन फैमिली के पास 3 लोन पेयर होते हैं। और नाइट्रोजन से पहले क्या आता है, कार्बन फैमिली के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, बोरोन फैमिली के पास कोई लोन पेयर नहीं है, बेरिलियम के पास, सोडियम के पास, इनके पास लोन पेयर नहीं है। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। बस फिर समझ लीजिए, मोटा मोटा काम तो हमारा हो गया। लेकिन 1 से 20 तक प्रैक्टिस कीजिएगा, वन टाइम प्रैक्टिस है, जिंदगी में दोबारा नहीं भूलेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दोबारा से भूल जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज समझने के बाद 3 लोन पेयर आ गए, तो मैंने यहाँ पर जो 3 ये दिखा रखे हैं, ये 3 लोन पेयर ही दिखा रखे हैं क्लोरीन के। अब ये आपको समझ में आया होगा कि ये 3 फालतू की चीजें क्यों दिखाएं, जबकि एक ही बॉन्ड बनना है इनके बीच में। तो इसलिए फालतू नहीं है, ये बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है भाई? अब अगर CH4 को बनाएं तो CH4 में कार्बन की 4 वैलेंसी निकलेगी, 4 ही लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते, 4 ही वैलेंसी है, तो चारों इलेक्ट्रॉन्स ने एक एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना लिए। बट लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो बस केमिकल बॉन्ड को आप डॉट से दिखाइए, ना कि हाइफन से, बस इतना ही करना है। यस, क्लियर है बेटा? ये दोनों स्ट्रक्चर सभी को? यस सर। यस सर। लोन पेयर निकालने आने बहुत जरूरी है, याद रख लेना। 1 से 20 तक एक बार में सभी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 से 20 तक सभी लोन पेयर निकालने आपको आ जाने चाहिए। यस, दैट्स ओके ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तो देखो O3 का मॉलिक्यूल समझाता हूं अब मैं आपको। O3 का मॉलिक्यूल कैसे काम करता है, क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। O3 ओजोन का मॉलिक्यूल होता है, ये सबको पता है। यस यस सर। ओजोन लेयर, ठीक है, तो ये है ना, ओजोन लेयर है ये। तो ओजोन लेयर के अंदर देखिए क्या होता है और कैसे वर्क करती है ओजोन लेयर। तो O3 के अंदर सबसे पहले तो O2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखिए, वैलेंसी ऑक्सीजन की निकलेगी 2। मैं फिर से आपको फिर भी बना के दिखा देता हूँ। एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p6, कितना आएगा, 2p4 आएगा। एक्साइटेड स्टेट में इसको लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट का मतलब कि इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे 1s2 2s। सेकंड शेल ही पार्टिसिपेट करेगी, पहली शेल तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पीछे वाली लास्ट शेल तो सेकंड है, तो सिर्फ सेकंड शेल पार्टिसिपेट करेगी। 2s और 2p, 2p को एक्सपेंड कीजिए, 2px 2py 2py 2pz, है ना। अब सब में इलेक्ट्रॉन भरिए, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1। एक अब ध्यान देंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में 2 2 हैं,
ठीक है। सेकंड शेल है पूरी की पूरी जो पार्टिसिपेट करेगी बॉन्डिंग में, याद रख लेना। तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो नहीं करने वाला, उसको जरूरत ही नहीं है, उसके पेयर्ड है। तो ये 2 अगर Y मैं और Z करेंगे। ये 2 अगर मैं बॉन्ड बना दूं, ये दोनों के बॉन्ड बना दूं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे ऑक्सीजन में जो बॉन्ड बनाएंगे और ये 2 होंगे लोन पेयर। क्लियर है? तो वैसे भी आप देख सकते हो लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 ही हैं। तो अब बात करें वैलेंसी की, तो 8 - 6 वैलेंसी आ जाएगी 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्ड बनाएंगे, तो 6 में से 2 को माइनस कर दो, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो ये क्या बनेंगे, लोन पेयर बनाएंगे। तो 2 से डिवाइड करो, कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। तो लोन पेयर कितने हैं, 2। तो पूरी ऑक्सीजन फैमिली के पास लोन पेयर 2 होते हैं। इस तरह से आपको सारे एलिमेंट 1 से 20 तक सबके लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालने हैं। जिसमें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसमें लोन पेयर नहीं मिलेंगे, क्योंकि 8 से माइनस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी उतनी हो जाएगी। 1 है तो 1 वैलेंसी, 2 है तो 2 वैलेंसी, 3 है तो 3 वैलेंसी, 4 है तो 4 वैलेंसी। 4 से ज्यादा होते ही वैलेंसी के अंदर लोन पेयर आना शुरू हो जाएंगे। कार्बन के बाद लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है। नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, फ्लोरीन में 3 लोन पेयर, पूरी फैमिली में 1 2 3 लोन पेयर। यस बेटा, क्लियर है ये बात ना? यस यस सर। सर। याद Yes, रखिएगा, sir. ये बेस 1 से 20 तक लिख के जरूर देखिएगा, ये बेस आपको +2 में भी काम आएगा। यही चीज है जो पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, एक ही चीज पर पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी, सिर्फ इस चीज पर। और ये आज नहीं समझ में आया तो पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक लेसन आएगा +2 में, पूरा साफ हो जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान से याद करना है, ठीक है। और ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। Yes, अब sir. हमें पता लग गया ऑक्सीजन के पास में इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 20 तक सारी बातें लिखिए, सभी की एक ही बार प्रैक्टिस करनी है। तो ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं जो कुछ नहीं करते। ये लो हमने कुछ नहीं करने वालों को ऐसे दिखा दिया। दूसरा ऑक्सीजन, इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं जो कुछ नहीं करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाएंगे। तो एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यस, क्लियर है? यस सर। Yes, इस तरह sir. से O2 का मॉलिक्यूल तो बन गया। अब बात आती है O3 के मॉलिक्यूल की। तो मैं एक लोन पेयर को ना बस थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, यहाँ से अलग तरीके से, मतलब ये उसका ऑर्बिटल नहीं बनाऊंगा, बस यही कर रहा हूँ। क्यों नहीं बनाऊंगा आपको समझ में आएगा अभी। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। अब एक और ऑक्सीजन आता है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 इसके और 2 इसके, 6 हो गए इसके पास। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लास्ट शेल में। ऑक्सीजन के Yes, पास sir. टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन लास्ट शेल में 6 होते हैं। 6 के 6 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वही बॉन्ड बनाने में गड़बड़ पैदा करते हैं, ठीक है। और वही रिस्पॉन्सिबल है बॉन्ड बनाने के लिए। तो मैंने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद अब प्रॉब्लम ये आती है, ऊपर वाली O2 का जो मॉलिक्यूल है उसके सारी वैलेंसियां सेटिस्फाइड हैं, ये O2 बन गया। इसको कोई जरूरत नहीं है इस O को इस O के साथ बॉन्ड बनाने की, बॉन्ड बनाने। लेकिन ये फिर भी बनाता है। इसका मतलब इसके साथ कोई जबरदस्ती हो रही है बेचारे के साथ। और O3 का मॉलिक्यूल जबरदस्ती ही बनाया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आती है, रेडिएशन। जो सन से आती हैं, O2 का मॉलिक्यूल, हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब ऊपर चला जाता है, ऊपर हवा में बहुत ऊपर 16 से 20 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ऑक्सीजन के खाली एटम में टूट जाता है। कुछ एटम ऐसे बन जाते हैं, ऐसे ऐसे से बहुत सारे एटम होते हैं, और ये इसमें इसकी वैलेंसी 2 खाली है। तो ये रिएक्टिव है, बिल्कुल रिएक्टिव है। ऑक्सीजन का सिंगल एटम, इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब सिंगल एटम। नेसेंट सर ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन भी कह सकते हैं ना? क्या बेटा? फ्री ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, हमारी एनसीईआरटी में था 10th की। हाँ, फ्री ऑक्सीजन एटम बोलो, फ्री ऑक्सीजन नहीं, फ्री ऑक्सीजन एटम। लेकिन इसको स्पेसिफिकली वर्ड बोलो तो आप बोलो नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब होता है अकेला है। नेसेंट। नेसेंट, Okay, sir. NASCENT, नेसेंट, ठीक है। तो देखिए नेसेंट ऑक्सीजन का एटम जो है, अब ये बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये तो उसके साथ जबरदस्ती करेगा O2 के साथ, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण ही ऐसा हो पाता है। और जब ये O3 बन जाता है ना, देखो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन O2 को O3 में बदल देती है। 2 O2 के मॉलिक्यूल्स को एक O3 में, एक अकेला एटम बन जाएगा। और यही O3 फिर अल्ट्रावायलेट को नीचे नहीं आने देती, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन खुद ही अपना बैरियर बनाती है, खुद ही। ऑक्सीजन ऊपर गई, उसको O3 में बदल देंगी,
और O3 बनने के बाद नीचे नहीं आ पाएंगे क्योंकि O3 अब उनको ऊपर ही वापस भेज देता है, कहता जाओ, खुद ही अपना बैरियर बना रही है, समझ गए। वरना अगर Yes, ये sir. Yes, सारी, sir. अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर आ जाएं तो क्या होगा पता है? तो स्किन कैंसर हो जाएगा सर। सबको कैंसर हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा कुछ ही दिनों में। अगर सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आने वाली अगर अर्थ के ऊपर आ गई तो O3 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत जबरदस्त लेवल पर रिस्पॉन्सिबल है। और O3 बनाने सर के लिए खुद ही बना responsible लेता है वो अपना खुद ही दुश्मन। बना देता है, खुद ही बनाता है और कहता है भाई मुझसे बच के रह, मैं ही तुझे बना रहा हूँ और मेरे से ही बच के रह, ठीक है। ये वैसा ही है। अब आगे देखिए जरा, तो ये बन गया, तो ये कैसे बनता है अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही लिंक रखता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है अब उसके ऊपर बात करते हैं। ये होता तो वैसे ही, लेकिन इसमें शेयरिंग थोड़ा अलग लेवल की होती है, अटपटांग सी शेयरिंग होगी, ऊटपटांग। ये जो ऑक्सीजन, अब मैं पेन बदल रहा हूं, ध्यान से देखना, इस ऑक्सीजन के ये जो एक लोन पेयर है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये रिएक्टिव है, इससे जबरदस्ती छीनेगी, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। यस और नोट, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ये जबरदस्ती, ये बॉन्ड जबरदस्ती का है, तो इसको यूं मत सोचना कि ऐसे कैसे हो गया सर, ये सीधी सी बात है, किसी को भी जबरदस्ती करवा के बहुत सारी एनर्जी देके आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 थप्पड़ लगाए, इंडियन पुलिस होती है ना जैसे, 4 थप्पड़ लगा के कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। वो एक बहुत बड़ा चुटकुला है हमारी इंडियन पुलिस के ऊपर कि अमेरिका की पुलिस, एक चोर होता है, उसको 1 घंटे में पकड़ लेती है ना। इंग्लैंड की पुलिस उस चोर को 15 मिनट में पकड़ लेती है। अब इंडिया की बारी आती है तो इंडियन पुलिस को 10 दिन हो जाते हैं, चोर नहीं पकड़ में आता। अब वो कहते हैं भाई ऐसा क्या हो गया, 10 दिन में चोर नहीं पकड़ में आ रहा। तो वो इंडियन पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक भालू को पकड़ लाते हैं और भालू को उल्टा लटका कर उसके डंडे मार रहे होते हैं, बोल मैं ही चोर हूं, बोल मैं ही चोर हूं। समझ रहे हो? तो वो देखते हैं, कहते भाई, कहता चोर, कहता ये रहा चोर, बोल नहीं रहा, अभी बुलवाते हैं इससे, यही चोर है। तो जबरदस्ती है भाई। किसी को भी चोर बना दो, तो वही है, जबरदस्ती का सौदा कर रहे हैं सर। हाँ। तो यहाँ पर यही हो रहा है बेटा, O3 का मॉलिक्यूल ऐसा कर रहा है। अब इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है कि भाई सर ऐसे कैसे हो गया, तो कुछ और भी हो सकता है, बट कंडीशनें इसके लिए अप्रोप्रिएट थी, O3 का बनना था तो बन गया। तो कुल मिला के जबरदस्ती करने से कितनी हद तक कोई एटम इसको सहन कर सकता है, उस हद तक वो एटम, उसका स्ट्रक्चर और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको याद ही करना पड़ेगा। गॉट इट? यस सर। कुल मिला के O3 के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती करने पर भी भालू तो नहीं बोलेगा, आदमी हो तो शायद बोल जाता है ना। लेकिन इंडियन पुलिस के तो उल्टे काम समझ सकते हैं, तो वो भालू को पकड़ के ले आई, कहते इसी से बुलवा लेंगे, कोई चक्कर नहीं, पकड़ो यार अंदर डालो इसको। उन्होंने तो 5 मिनट नहीं लगाए पकड़ने में, कहता जो सामने आ रहा पकड़ लाओ, कह देंगे यही चोर है। तो वैसे ही ये जबरदस्ती हो रहा है। अब सामने अगर मान लो कोई मजबूत तगड़ा आदमी आ जाए, उनके सामने मंत्री आ जाता, कोई बड़े वाला मोटा मंत्री, तो मंत्री को पकड़ के थोड़ा अंदर डालते, उसको कहते आजा तू ही चोर है, नहीं, उसको नहीं कह सकते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग चीज है। तो इसी तरह से हर एटम का बिहेव अलग है, तो जबरदस्ती करने पर वो हमेशा ऐसा नहीं करेगा जैसा O3 करता है। इसको ऐसे मत रटना कि O3 जैसे करता है सारे एटम ऐसा ही जबरदस्ती भी करेंगे, नहीं, सबका बिहेव अलग होगा। क्लोरीन और फ्लोरीन सर, सबका बिहेव अलग लेवल पर होगा बेटा। वो जुड़ने पर जब जैसा जो एटम जिसके साथ जैसा जबरदस्ती करने पर जो हो रहा है, जैसा उसका एनर्जी लेवल की वजह से जो हो रहा है, वो हम उस जगह पर वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। अभी सारी पीरियोडिक टेबल के अब मैं सभी एलिमेंट्स को कि इनके साथ अगर हाई एनर्जी लेवल की एंड की बात की जाए तो ये क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, वो डिस्कस करना बेवकूफी है ना। जो जहां जिस जगह पर आएगा वो हम याद कर लेंगे। हम जनरल रूल याद करते हैं, उसके अलावा एक्सेप्शंस को अलग से याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये एक्सेप्शन टाइप में है कि हाई एनर्जी पर ऐसा होता है। तो इस पर पॉजिटिव आएगा कि नहीं, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। यस। अब इसमें एक भयंकर वाला एक और सीन हो जाता है। वो क्या सीन है, ये दोनों ना फिर शेयर भी कर लेते हैं, कहते हैं भाई कोई बात नहीं, तू ले गया तो ले गया, मेरे साथ शेयरिंग कर ले। तो दूसरा ऑक्सीजन बोलता है ठीक है, हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, बात खत्म। तो ये इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड। अब हम एरो दिखाते हैं इस बॉन्ड में ऐसे कि भाई ये ऊपर वाली ऑक्सीजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब हम कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऊटपटांग क्यों हो रहा है ये सिस्टम? तो जरा ध्यान से देखना अब जरा, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स का हेरा फेरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा। देखिए जरा,
ये वाली ऑक्सीजन, ये जिसको मैं व्हाइट वाले घेरे में लगा रहा हूं, क्योंकि शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन में शेयर होते हैं ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर भी शेयर माना जाएगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, यस ये सर। व्हाइट घेरे वाली ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 2 4 6, एक इसने ले लिया 7 हो गए, एक शेयर कर लिया, शेयर वाला इसके पास भी आएगा, बिल्कुल आएगा, उसके पास भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो टोटल कितने हो गए भाई, 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं पूरे। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या था, और देखिए फिर से लिख देता हूँ, 1s2 2s2 2p 2p और 2pz। अब देखो इसमें 2 थे, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, है ना। अब अगर इसके पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए शेयरिंग से, कैसे किया इसने, एक तो परमानेंट ले लिया, नेगेटिव बन गया, और एक उसने शेयर कर लिया, शेयर किसके साथ, वो O2 के मॉलिक्यूल के साथ शेयर कर लिया, O2 के मॉलिक्यूल से। तो देखो एक शेयर करने की वजह से इसके पास टोटल 8 हो गए, यानी सारे ऑर्बिटल भर गए कि नहीं भर गए। यस सर। यस तो सर। यही तो चाहिए इसे। तो ये क्या करता है, अपने 8 पूरे कर लेता है, और 8 पूरे करने का मतलब यानी इसके 8 हो गए पूरे, तो ये तो पूरा सेटिस्फाइड हो गया। हालांकि नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज भी अनसेटिस्फाइड ही रहता है, यानी कि ये रिएक्टिव तो अब भी रहेगा, ये याद रख लेना। पर इसके साथ थोड़ा धक्का मुक्की हो रही है ना, इस वजह से ये ऐसा रहने वाला है। क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। यस ठीक है, मेरा एक कॉल आ रहा है, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, तो भाई ये समझ में आ गया अब आपको, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यस नेक्स्ट सर। क्या होगा। तो देखिए यानी O3 का मॉलिक्यूल ऐसे बना, अब इसके तो पूरे हो रहे हैं, धक्का मुक्की हो रहे हैं, जैसे भी करके भी ये बेचारा एक्साइटेड था तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिया। अब दूसरों के साथ क्या होता है उसको भी देखते हैं, दूसरों को। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन में भी तो शेयर है ना, ऊपर वाले में, तो मैंने इसको अलग घेरे में बना दिया। तो देखिए इस ऑक्सीजन की बात करते हैं सबसे पहले, इधर वाले की। 2 लोन पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये रहे, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल, ये वाले टोटल 6 हैं, 2 इसने शेयर किए थे, तो ध्यान दीजिए कितने हो गए टोटल, 8 हो गए सर, 8 हो गए। इसके 8 पूरे हो रहे हैं, इसके तो कोई टेंशन है नहीं। अब टेंशन थी इसके सबसे ज्यादा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन देके शेयर कर लिया, बट इसने फायदा ये कमाया, इसको दे तो दिया इलेक्ट्रॉन और बाद में कहा कि मेरे साथ शेयरिंग कर ले, भाईचारा, थोड़ा चाल खेल गया ये, वरना इसकी बैंड बज जाती बेचारे की, है ना। तो देखिए अब जरा क्या होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में भी काउंट होने वाले हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन में काउंट होने वाले हैं। यस, इसको थोड़ा दूसरे उससे बनाते हैं, येलो वाले उससे बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए डबल बॉन्ड वाले, ये 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले 6, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा 7, और एक ये इसने शेयर किया हुआ 8, इसके भी 8 पूरे हो रहे हैं। तो कुल मिला के सबने अपने सभी ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन का पेयर तो इकट्ठा कर लिया, मतलब एक तरह से तो सारे सेटिस्फाइड हो गए। बट एक तरह से गड़बड़ होगी कि कोई भी एटम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी नहीं चाहता खुद पे, और इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, क्योंकि एक पॉजिटिव इधर है एक नेगेटिव इधर है, तो ओवरऑल तो क्या होगा बेटा, न्यूट्रल। यस, O3 के मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। बट फिर भी ये क्या हो गया, अगर सही देखो तो भाई ये नॉन रिएक्टिव तो हो गया कुछ कुछ, लेकिन काफी कुछ रिएक्टिव हो गया। अगर ओजोन को नीचे ले आओगे तो ओजोन क्या करती है, साफ सफाई का काम करवाती है। ओजोन साफ सफाई का मतलब समझते हैं, ओजोन क्या काम करती है। ओजोन जो है, सिनेमा घर होते हैं ना जहाँ पे आप लोग फिल्म देखने जाते हो, यस सर। वहां पर लोग आते हैं, ठीक है, आप सभी को पता भी है कि लोग आते हैं वहां पे, खाना वाना भी खाते हैं, है ना। कुछ लोग सीट के ऊपर थूक भी देते हैं, कईयों को जुकाम लगा होता है वो नाक पोंछ देते हैं उसी सीट पे जिसपे आप बड़े मजे से रहते हो, है ना। कुछ लोग पैर रख लेते हैं ऊपर, जूता ऊपर रख लिया, जूते के नीचे गोबर लगा हुआ है, गोबर भी रह गया, है ना। हाथ गंदा हो गया मान लो किसी का, वो हाथ भी उसी पे, खा रहे हैं हाथ गंदा हो गया उसी पे पहुंच दिया, समझ रहे हो। कुछ नीचे गिर गया, जूस नीचे गिर गया, या कुछ भी अटरम पटरम खाते हैं, सब उस सीट पे जाता है, और वो हो जाती है सुगली, महासुगली। और आप लोग उस पर मजे से बैठ के फिल्म दे रहे, अरे वाह क्या सीट है, मजेदार सीट है, ऐसे से रगड़ते हो, है ना, ऐसे से कूद के देखते हो, तो जंप आ रहा है इसमें तो
है ना। तो सोचिए, मैं अपनी लाइफ में एक बार फिल्म देखने गया हूं, एक बार सिनेमा घर में, कभी फिल्म नहीं देखने गया मैं उसके अलावा, और वो भी फ्री। कौन सी सर? वो भी फ्री फिल्म देखने गया था। फिल्म का नाम मैं भूल गया यार, बहुत पुरानी बात है, 2011-12 में आई थी कोई, रणवीर थी, जाने गाना है तू, छोड़, जब क्लियर है। सोनू बोल रहा अभी वाली क्लास ओपन रेगुलर किया, रेगुलर क्लास है। तो वो फिल्म मैंने देखी है, और दोस्त उस मेरा जो एक दोस्त था वो बाउंसर, वहां पर सिनेमा में बाउंसर समझते हो, वो कोई लड़ाई लड़ाई हो जाए तो वो 2-3-10-12 मुस्टंडे रखे होते हैं उन्होंने, ताकतवर लोग, है ना। तो उनमें से एक मेरा दोस्त था, तो उसने बोला कि भाई यार आप लोग कभी आते नहीं हो, ये वो। मैंने कहा भाई वहां पर पैसे लगते हैं यार, हम लोग नहीं आने वाले, वैसे भी मुझे फिल्म देखने का कोई शौक नहीं है। तो मेरा एक और दोस्त था उसके साथ, तो हम दोनों को उसने बहुत कंपेल किया। फिर कहता मैं तुम्हें फ्री फिल्म दिखाऊंगा भाई। मैंने कहा फ्री कैसे दिखाएगा? कहता देखो रात को 11 बजे वाला जो शो होता है ना, 11:30 वाला, कहता वो बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि उसमें कोई आदमी तो आता नहीं, तो अपने बंदे आप बुला सकते हैं, बस ऐसे ही चला के छोड़ देते हैं वो लोग, 2-4 लोग आते हैं मुश्किल से। मैंने कहा ठीक है भाई। पूरे सिनेमा हॉल में हम अकेले 2 दोस्त देख रहे हैं फिल्म, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है बेवकूफ। तो तब मैंने पहली बार मैं उन सीटों के ऊपर बैठा था, तब मुझे समझ में आया था कि लोग तो यहाँ अंधेरे में कुछ भी करते होंगे यार, मतलब गंदा मंदा सब, कोई थूक रहा है, कोई खाना खिंडा रहा है, कुछ कर रहा है ना। तो लाइक दैट। तो उसने हमें मतलब जूस भी पिलाया, पॉपकॉर्न भी खिलाए, तो मुझे समझ में आया ये सब नीचे गिर जाता होगा, नीचे फर्श पे भी गिरता होगा, है ना। तो उसको साफ करने के लिए वो स्मेल भी मारता होगा फिर, बट उसमें स्मेल नहीं आती। सिनेमा घर में अगर स्मेल आएगी अंदर जाते ही, तो कोई नहीं आएगा उसमें, भले ही हमें ना पता लगे कि उसमें गंदगी है, लेकिन स्मेल आ रही होगी तो हम नहीं जाएंगे, है ना। तो स्मेल के लिए क्या करते हैं, ओजोन, बनी बनाई ओजोन सिलेंडर में होती है, उसको उस रूम में छिड़क देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। ओजोन में से ऑक्सीजन का, अकेली ऑक्सीजन का एटम निकलता है बाहर। निकलने के बाद में वो अकेला एटम क्या करता है, उस खाने से, वो जो आपने नाक पोंछा था, जो भी मटेरियल आपका इकट्ठा हुआ था, वो सब उससे रिएक्शन करता है, जबरदस्त तरीके से रिएक्शन करता है, क्योंकि और कोई उसे रिएक्शन के लिए मिलता नहीं है। और उसमें से सारी बदबूदार चीजें बाहर निकाल के उसके मॉलिक्यूल को तोड़ फोड़ देता है। और कई घंटे तक उसे बंद रखा जाता है, 3-4 घंटे, फिर उसको ओपन कर देते हैं, फिर एसी चला देते हैं, जिससे ओजोन जो है इधर उधर किसी न किसी से रिएक्शन करके खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी बढ़ जाता है उसमें। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। ऐसे सफाई होती है। ये मत सोचना कि वो सोफे को साफ करते होंगे, सोफा वोफा साफ नहीं करते वो लोग, बस स्मेल नहीं आती। और अंधेरा रहता है तो आपको दिखता तो है नहीं वो साफ है कि नहीं, गंदा तो होता ही है वो। कभी कभी वो मार देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ड्रायर वगैरह, है ना, वो क्या होता है, वो सक्शन पंप, उससे थोड़ा बहुत मिट्टी साफ कर लेते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल साफ हो जाएगा, ध्यान रख लेना। तो ये होता है सिनेमा घरों में, अब आपको पता लग गया होगा ना। तो भाई ओजोन का मतलब समझ में आ गया, ऐसा बनाता है ओजोन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये O2 का मॉलिक्यूल था, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन थी, यहाँ लिखा भी हुआ है नेसेंट ऑक्सीजन। ये सारे के सारे नाम आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। लैब स्ट्रक्चर बनेगा, बस केमिकल बॉन्ड्स की जगह, ये जो केमिकल बॉन्ड बना रखे हैं इनकी जगह इलेक्ट्रॉन दिखा दो, लैब स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है बेटा? O3 का मॉलिक्यूल सबको समझ में आ गया? यस सर। याद करना है, अब ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के ऊपर आ गया हम। हमने वैलेंसी भी सीख लिया, वैलेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैसे पर नहीं, वैसे पर ऐसे पढ़ोगे, या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको याद रखोगे ज्यादा बेटर है। लोन पेयर पता लग गया क्या होता है? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा, बट क्या करेगा, वहां पड़ा रहेगा, वहां पड़ा रहेगा और उसके स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली उसको धक्का मारेगा। लोन पेयर अकेला है, लास्ट शेल में है, और उसका राज है मेरा एटम, मैं इसके अंदर रहता हूं, मेरे घर में बैठा हूं, मेरा रूम है, हम 2 भाई रहते हैं एक रूम में। अब मेरे घर में कोई दूसरा आए, बॉन्ड पेयर आए, तो ये कहेगा ऐसे कैसे आ रहा है, मार इसको कोणी, उसको कोणी तो पक्का मारेगा ये, समझ गए। और लोन पेयर को दोनों भाई, एक रूम में हम 2 भाई रह रहे हैं, दूसरे रूम में 2 भाई और रह रहे हैं, तो हम दोनों भाई ना, वो दूसरे रूम वाले दोनों भाई को, भले ही हमारे ही घर में रह रहे हैं, 4 भाई हैं हम, सोचो
हम उसको ज्यादा कौन ही मारेंगे, उनकी लड़ाई ज्यादा होगी। गुट बना रखा है, गुट, लोन पेयर को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा, पेयर बॉन्ड पेयर को कम करेगा। अनजान आदमी आ रहा है ना उसके साथ, बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन तो अपना ही मिलेगा, अपना ही घर का बंदा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम का मिलेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कम रिपेल करेगा। क्यों? उसे पता बाहर का बंदा, इसे पंगे ले लिए, ये गले पड़ सकता है। फिर बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपेल करते हैं, सबसे कम। क्यों? दोनों में बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो कहते हैं भाई तुझे भी यहीं रहना है, दूसरे घर, और मुझे भी यहीं, ये घर वाले ही नहीं टिकने दे रहे, आपस में तो मत लड़। तो ये सबसे कम रिपेल करते हैं एक दूसरे को। क्लियर है? जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड आपस में एक दूसरे को सबसे कम रिपेल करते हैं। यस सर। अब इस रिपल्शन की वजह से स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे? मतलब स्ट्रक्चर, किसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना? अब सभी मॉलिक्यूल्स ने अपना एक स्ट्रक्चर बना रखा होता है, तो वो स्ट्रक्चर क्यों बनता है और वो वैसा ही क्यों बनता है, उसकी वजह ये है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इनके रिपल्शन की वजह से वैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो मैक्सिमम डिस्टेंस ये चाहते ऐसे हैं कि लोन पेयर से सबसे ज्यादा दूर रहें, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि रिपल्शन सबसे कम होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे से दूर रहिए, मिनिमम रिपल्शन एक दूसरे को रिपेल कम कीजिए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबल रहेंगे। यस, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। यस सर। ये दो पोस्टुलेट हैं बस, वेस्पर थ्योरी खत्म। इसके बाद में वेस्पर थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट है वही हम वीबीटी में इंपॉर्टेंट है, वही एमओटी में इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रक्चर सबके सेम है। तो वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट सिर्फ दो हैं, याद रख लेना। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का पता होना चाहिए। अब हम एक एक करके लोन पेयर बॉन्ड पेयर के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कभी भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ एक बॉन्ड पेयर है। क्या इसके पास लोन पेयर होता है? हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, 1s1, खत्म, कुछ नहीं होता। दो एटम होते हैं ऑलवेज लीनियर, हमेशा एक सीधी लाइन में बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये किसी को रिपेल ही नहीं कर रही। क्या कोई दूसरा बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसमें H2 में? नहीं है। नो सर। नो सर। लोन पेयर है, लोन पेयर भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो रिपेल किसे करेगा? सीधी लाइन में जुड़े, कैसे भी उल्टे सीधे आप ऐसे कर दो, कैसे भी घुमा दो, वैसे ही रहेगा। दैट्स इट। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, तो ये तो समझो आपको सब आता है, ये कोई चक्कर ही नहीं है। ये इस स्ट्रक्चर को तो बुक्स में दिखाते भी नहीं है, बुक्स में मिलेगा ही नहीं आपको। दो एटम वाला वो शुरू ही सीधा 3 से करते हैं। तो देखिए, तो 3 एटम है, बेरिलियम हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन। तो ये कैसा होता है? BeH2, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, और फिर बार बार उसको आपको बताने वाला हूँ। और आपको भी वैसे ही करना है, वैलेंसी भी वैसे ही निकालनी है, इनकी सबकी प्रैक्टिस लिख के करनी है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम मौज करोगे, कभी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेट का एग्जाम होता है एमएससी के बाद, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर आज तक मेरा ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। बहुत से टीचर्स आते हैं, बहुत से मेरे पास, मैंने टीचर्स को भी पढ़ाया है, ये बता देता हूँ, जो आप लोगों को पढ़ाते हैं ना टीचर्स +1 2 को, मेरे पास 3 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं, मेरे 3 स्टूडेंट जो टीचर थे, +1 2 को 2 3 साल से पढ़ा रहे थे, और वो मेरे पास पढ़ने के लिए आए क्योंकि उनको आगे फर्दर नेट की तैयारी करनी थी, किसी को एमएससी करनी थी, तो मैंने उनको नेट और एमएससी की तैयारी करवाई है, ठीक है। तो अब सोचिए, वो लोग जब मैं नेट की तैयारी करवाता, उन लोगों के स्ट्रक्चर गलत होते थे, तो मुझे बड़ा हैरानी हुई, यार तुम +1 2 को पढ़ा रहे हो और तुम्हारे स्ट्रक्चर कैसे गलत हो रहे हैं? नेट के एग्जाम में स्ट्रक्चर तो गलत होने नहीं चाहिए। उनको ये पैटर्न बताया था, ये पैटर्न, और मेरे हिसाब से उनको ये इतना बढ़िया लगा था उस टाइम। अभी तो पता नहीं वो लोग कहाँ पढ़ा रहे हैं, मुझे मेरे कांटेक्ट में नहीं है, बहुत साल पुरानी बात है बेटा, आई थिंक 2000 कितने की बात है, 16 की बात है, 7 साल हो गए। 7 साल पहले ही मैंने लास्ट एमएससी वाला स्टूडेंट लिया था, एमएससी नहीं सॉरी, वो नेट वाला स्टूडेंट लिया था, ठीक है। उसके बाद में वो टीचर भी था, उसके बाद में जो नेट वाले स्टूडेंट आए थे वो टीचर नहीं थे, उससे पहले ही 2 स्टूडेंट और आए थे जो टीचर थे और साथ में नेट की तैयारी कर रहे थे, है ना। तो उनका भी मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ये सिस्टम गलत हुआ होगा। तो आप लोग +1 में सीख सकते हो, आपका कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। 15 एक स्ट्रक्चर है, गिनती के ज्यादा है ही नहीं, तो उसमें से पहला तो आपने कर ही लिया है ना, अब दूसरे पर है हम। तो सोचिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2 बन गए। अब मैंने बोला लास्ट शेल कौन सी है? सेकंड शेल, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी, तो सेकंड शेल को एक्साइटेड स्टेट, एक्साइट करेंगे। एक्साइट का मतलब क्या? जब हाइड्रोजन बेरिलियम के पास आएगा, जब हाइड्रोजन बेरिलियम के पास आएगा तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, और वो एक्साइट होकर, याद रखना, अब
इलेक्ट्रॉन कभी शेल पार नहीं करेगा। सेकंड शेल लास्ट शेल है, यही बॉन्डिंग कर रही है, ये कभी थर्ड शेल में नहीं जा सकता। ये बात याद रहेगी सबको। Yes, sir. यस सर। इलेक्ट्रॉन Yes, कभी sir. भी शेल क्रॉस नहीं करेगा। जब शेल क्रॉस करने की बारी आएगी, कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे, वो एक्चुअल में शेल क्रॉस नहीं करता है, वहां पर भी नहीं करता, पर कईयों को लगता है कि करता है और वो फालतू में क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर भी नहीं करता। हम उसको डिफेंड करेंगे कि कैसे हुआ, बट एट लीस्ट 99.99% इलेक्ट्रॉन कभी शेल, आप सीधा मान लो यार, इलेक्ट्रॉन कभी शेल क्रॉस नहीं करेगा, बात ही खत्म, ठीक है। हायर क्लासेस की बात छोड़ देते हैं, वहां पर कैसे होता है वो बाद की बात है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखते हैं ये क्या हुआ। इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s2 थे, एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया, 2p के अंदर बाकी के ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, यानी मुझे सेकंड शेल सारी दिखानी पड़ेगी, s और p सारी दिखा रहा हूं। एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, दोनों को जोड़ दिया, बात खत्म। अब कैसे जुड़ सकते हैं? दो बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कैसे पॉसिबल है? दोनों बॉन्ड 180 पर हों तभी पॉसिबल है, यस और नॉट? यस सर। यस सर। सिंपल Yes, कॉमन sir. साइंस है। 180 का बॉन्ड एंगल बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, एक लाइन में बनेगा, बस बात खत्म। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. तो इसको बस बना के देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और हाइड्रोजन को जोड़ना यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेप आपको हाइब्रिडाइजेशन में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। जब हम वीबीटी थ्योरी करेंगे, डिटो सब कुछ, स्ट्रक्चर भी यही रहेगा, ये भी यही रहेगा। बता बाद में हम क्या करेंगे, जब अभी बता देता हूं। चलो, एस और पी जो ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी एसपी। एस और पी बना रहे हैं एसपी, अगर मान लो एस और पी की जगह एसपी और दूसरा पी बना रहे हैं एसपी2, अगर मान लो इसकी जगह एसपी और तीसरा पी भी बना रहे हैं एसपी3, यही हाइब्रिडेशन। एस से शुरू करनी है, देख लो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, बात खत्म। प्लस प्लस प्लस, लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, खाली ऑर्बिटल नहीं करेगा। जैसे ये 2py और 2pz खाली पड़े, ये नहीं करेंगे। हो गई हाइब्रिडाइजेशन पूरी। ये है ऐसे ही हाइब्रिडेशन निकालनी है, ऐसे ही स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस हाइब्रिडेशन का नाम इसका क्या होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, बात खत्म। समझ में आ गया? वीबीटी सारी हो गई, समझ लो, सिर्फ एक ये एस और पी लिखना है। तो इसलिए बोल रहा हूं, ये आ गया तो वीबीटी आ जाएगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी। अगर ये नहीं आई तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। ये वाली तो सारी चीजें चलेंगी, बस एक नाम एक्स्ट्रा लिखवा दूंगा मैं, परसेंट एस और पी करेक्टर कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, और साथ में हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन दे देंगे, बस इतना काफी है। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, AlCl3। अब AlCl3 का स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम को लेते हैं आप, कॉर्नर वाले एटम्स को नहीं लेते, याद रखना। इसी की सारी कहानी लिखनी है, सेंट्रल एटम ही तो जोड़ता है। तो 13 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको सबको लिखनी आती है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Yes, sir. ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 118 एलिमेंट तक सबको लिखनी आती है, आनी चाहिए 118 तक, सबको आती है? सर Yes, sir. 118 तक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो कटिंग शटिंग वाला मैटर मत लगाना, आपको बाकायदा ऐसे याद होनी चाहिए, ऐसे फिंगर टिप्स पे। क्लियर है? वैसे कोशिश करना याद करने की, वरना कभी फिर टाइम होगा, अभी टाइम होने वाला तो मैं एक वो और करवा देता हूँ, वरना मुझे कभी याद करवाना, मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। एस एस टी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, बस इतना ही याद करना है और आप सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से, कभी भी आंखें मीच के कभी भी यह लिख सकते हो। तो देखिए अब जरा, तो यहाँ हमने क्या किया, थर्ड शेल लास्ट शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन 3s 3p के 3 बना दिए। 3 में तो d भी होता है, यस 3d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, 3d z² 0, 3d x² माइनस y² 0, सारे 3d के ऑर्बिटल लिख सकते हो। थर्ड शेल शुरू हो गई तो सारे ऑर्बिटल दिखा सकते हो, जरूरत पड़े तो। अभी हमें जरूरत नहीं, इसलिए मैंने डी वाले नहीं दिखाए, अगले वालों में डी भी दिखाएंगे, नो वरी, ठीक है। यानी थर्ड शेल, जो लास्ट शेल है उसके सारे ऑर्बिटल लिख दो, सारे एस पी डी एफ जितने हो सकते हैं सब लिख सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो उसमें इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो, बट इलेक्ट्रॉन शेल क्रॉस नहीं करेगा, थर्ड शेल से फोर्थ शेल में नहीं जाएगा। समझ में आया? Yes, sir.
हालांकि ये क्वेश्चन उठता है अब क्रॉस में इसके कि सर फोर्थ शेल में क्यों नहीं जाएगा, 4s की एनर्जी तो कम होती है, 4s की एनर्जी 3d कम से है। कम होती है, तो फिर क्यों नहीं जा रहा? उसका रीजन नेक्स्ट वाले सर ये स्ट्रक्चर में आ जाएगा। न्यूक्लियस से दूर है। हाँ, न्यूक्लियस से दूर होता है वो, फोर्थ वाले पर है वो। बताऊंगा दूर होना तो कोई बात नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां क्यों नहीं जाता उसका रीजन हम डिस्कस करेंगे। दूर है तो मतलब डिस्टेंस की वजह से नहीं जा रहा, तो फिर वहां पर एनर्जी कम है तो पहले भरता क्यों है? पहले भरता वही है, सबसे पहले फिलिंग उसी की होती है। डी वाला तो अंदर होता है, 4s पहले भर गया, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन 4s को क्रॉस करके अंदर आ रहा है ज्यादा एनर्जी के लिए। क्यों? ये थोड़ा सा अटपटा है, बट इसका रीजन हम डिस्कस करेंगे। बट नो वरी, कोई बात नहीं, जो भी है वो दूर होता है, ये रीजन आप याद रख सकते हो। तो देखो 3 क्लोरीन जुड़ गए, कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है? कोई लोन पेयर नहीं है, सब ऑर्बिटल अंदर वाले तो कभी पार्टिसिपेट करते नहीं, इनको तो भूल जाओ, सिर्फ लास्ट शेल करती है, और ये खाली है, तो लोन पेयर कोई है ही नहीं। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस तो 3 क्लोरीन जोड़ने हैं, पंखे के 3 पंख देखे हैं, यस सर। ट्राई एंगुलर या ट्राइगोनल लिख सकते हैं इसे, ट्राई एंगुलर और ट्राइगोनल प्लेनर, दैट्स इट। ये है इसका स्ट्रक्चर। 120 का एंगल होगा, पंखे के 3 पंख की तरह जुड़ेंगे एल्यूमिनियम के साथ में, दैट्स इट। यस, क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. यस सर। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब आगे आता है SO2। ये वो रीजन है जो मैं आपको बता रहा था, इस स्ट्रक्चर को करवा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं तो, वरना अभी लेक्चर ऑफ कर सकते हैं। बोलो भाई, करना है लास्ट स्ट्रक्चर? क्या ऑफ सर करें? मेरे पास एक डाउट था। हाँ बोलो। सर ये जो d ऑर्बिटल होते हैं इसका मतलब क्या होता है? मतलब p यहाँ पे ऑर्बिटल आपने का मतलब पता है? सर आपने यहाँ पे 3dxy 3dy ये लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है? आपको p ऑर्बिटल का मतलब पता है? 3px 3py 3pz। नो सर, ये मेरा सेकंड लेक्चर है, इससे पहले मैंने नहीं करा नहीं। ठीक है, चलो देखो, ये जो बेटा क्वांटम नंबर तो आपको आने ही चाहिए, मैं बता देता हूँ। s जो होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, p जो होते हैं उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों के नाम है px py pz, चाहे वो सेकंड sir. p हो चाहे थर्ड p हो। और जो d होता है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, x y y z zx, 3 तो ये हो गए x y y z zx, Yes, sir. और 2 के नाम है z स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये नाम है, यू शुड हैव टू लर्न। क्लियर है? ओके सर। कुछ हद तक ये एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उस एक्सिस के अलोंग इस ऑर्बिटल का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो कुछ हद तक एक्सिस को देखते हुए इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस में पाया जाता है इस ऑर्बिटल में, तो उसकी एक्सिस का नाम लिखा हुआ है। एक्स और वाई के बीच में मिलता है तो एक्स वाई, वाई जेड के बीच में वाई जेड, जेड एक्स के बीच में जेड और एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? एक्स का स्क्वायर करने पर एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का स्क्वायर का जो एरिया बनता है, उन दोनों को माइनस करने पर जो बनते हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर बनते हैं। एक्चुअल में एक्स वाई के बीच में नहीं, एक्स और वाई के बीच के ऊपर बनते हैं, इसलिए ओके सर। और जेड स्क्वायर जो वो जेड एक्सिस के ऊपर बनता है, लेकिन जेड एक्सिस पर नहीं, जेड एक्सिस के साइड में वो रिंग भी बनाता है। जब आप इसका जेड का स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसलिए इसको जेड बोलते हैं। कुछ कुछ रीजन वो हैं कि उनका ओरिएंटेशन कहाँ है, उसकी डायरेक्शन एक्सिस पर कहाँ है। कुछ रीजन हमने अपनी तरफ से भी ऐसे ही नाम भी रख दिए हैं। पूरा लॉजिक नहीं है कि हम एक्स एस या जेड के रूप में एक्सप्लेन कर सकूं, ये पूरा लॉजिक नहीं है, बट हमने अपने हिसाब से इसका नाम दिया बस। ठीक है, तो ये वो ओके है सर। ऑर्बिटल। डी में 5 होते हैं, एफ के अंदर 7 होते हैं, जी आपके सिलेबस में नहीं है और वो पूरी पीरियोडिक टेबल में मिला। जी में 9 होते हैं, एच में 11 होते हैं, 2 2 बढ़ाते जाओ, 5 7 9 में, एस में 1, टी में 3, डी में 5 और डी एफ में 7, हाँ, और जी में 9 और एच में 11, ऐसे 2 2 बढ़ाते जाओ। क्लियर है? बट जो यस वो सर। नाम था आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, अब इतना ऑफ करते हैं बेटा। SO2 का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, बट जितना बोला है वो आप काम जरूर कीजिएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और आप लोग इसको जरूर से जरूर पढ़ेगा, देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए। कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। एनी क्वेरी? आप लोगों को कोई क्वेरी है तो मुझसे कीजिए, वरना हम इसको अभी एंड करते हैं क्लास को। है किसी का कोई डाउट? नो सर। ये सारे नो पीडीएफ सर। मेरे बिटली लिंक पर मिल जाएगी। ठीक है, मेरे बिटली लिंक पर मिल जाएगी, bit.ly/,
LY/MANJEETSIR, मंजीत सर लिख दिया है chat box में, ठीक है।